नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष के इस स्पेशल एपिसोड में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स पुराने 3 महीने का है, यानी मार्च से लेकर मई 2020 तक का है, जिसमें फरवरी का भी कुछ पोर्शन जो पिछले वीडियो में बच गया था उसको भी ऐड कर दिया गया है। तो लगभग 100 पॉइंट हैं, इसमें 100 बिंदु हैं जिसको हम लोग पूरी व्याख्या के साथ में पढ़ेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर वो यूपी से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है, तो निश्चित रूप से जो है आपको ये देखना चाहिए और पूरा वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि हम एक ही वीडियो में पूरे 100 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तो निश्चित रूप से ये वीडियो कम से कम 1 घंटे का होने वाला है। इसलिए जो है धैर्यपूर्वक पूरे वीडियो को देखिए और साथ में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका नोट्स बनाते चलिए। दूसरी चीज़, ये करंट अफेयर्स है तो इसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं, इसलिए अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, काफ़ी समय बाद देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको जो है उस समय अपडेट होने की आवश्यकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट का आपका समय लूँगा और हमारे इस संस्थान का यानी डिकोड एग्ज़ाम के जो भी क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में मैं ब्रीफ में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो समीक्षा अधिकारी जो कि बहुत ही पास टारगेट है, समीक्षा अधिकारी 2016 की पुनर्परीक्षा होनी है और पहले वो जो है तिथि डिसाइड होने के बाद जो है पोस्टपोन हो चुकी है। अब ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि अगर स्थितियां तेज़ी से सामान्य हुई तो सितंबर तक जो है जाके इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसके लिए जो है कुल 11 फुल टेस्ट, करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट सहित जो है एक पूरा पैकेज है, जिसमें करंट अफेयर्स के टेस्ट को हमने बढ़ा भी दिया है, जिससे कि जो है जब भी एग्ज़ाम होता है तो आपको अपडेटेड करंट अफेयर्स मिल सके। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी, इसका भी हमारे पास क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसमें फुल टेस्ट कुल 11 हैं और करंट अफेयर्स के 4 टेस्ट जो पहले रखे थे बाद में इसको भी बढ़ा दिया गया है। साथ में ही जो सबसे बड़ा टारगेट है यूपी पीसीएस प्री 2020, इसको जो है हम लोगों ने स्पेशली फोकस किया है और इसमें जो है कुल सब्जेक्ट वाइज 10 टेस्ट रखे हैं, फुल टेस्ट 11 रखे हैं, करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट रखे हैं और आवश्यकता पड़ने पर करंट अफेयर्स के टेस्ट को बढ़ा दिया जाएगा। तो बेसिकली तीनों जो टेस्ट हैं, तीनों जो है परीक्षाओं के जो टेस्ट हैं वो क्रैश कोर्स हैं अपने आप में, क्योंकि आपको ऑनलाइन टेस्ट देने का मौका मिलता है हमारे ऐप पर। उसके अलावा उसके बाद जो है उसकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर लेते हैं जितने भी टेस्ट होते हैं, और वो पीडीएफ फाइल ऐसी नहीं है कि केवल क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ फाइल हो। उस पीडीएफ फाइल में हर क्वेश्चन के आंसर देने के बाद जिस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन है उसकी संपूर्ण व्याख्या की जाती है। पूरा का पूरा नोट्स आपको जो है व्याख्या में प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको आप जो है नोट्स मान के चलें कि आपको जो पीडीएफ मिल रही है उसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्रैश कोर्स कहते हैं। और जितने भी महत्वपूर्ण संभावित टॉपिक हैं, हर टॉपिक को सिलेबस से छांट कर कवर किया गया है इसमें, इसलिए ये सभी जो हमारे क्रैश कोर्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जिन भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप जो है ये क्रैश कोर्स ले सकते हैं। साथ में समीक्षा अधिकारी में एक ऑप्शन और आपके पास अवेलेबल है, आप चाहें तो केवल जो है हिंदी का टेस्ट ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। उसके अलावा पूरी हिंदी को पढ़ने के लिए 6 टॉपिक जो मैंने पढ़ाए थे उसकी ई बुक जो है वो भी अवेलेबल है पीडीएफ के फॉर्म में, उसको भी ले सकते हैं। और इन सभी टेस्ट को लेने से पहले इनके बारे में जो है आप सुनिश्चित कर लें कि जो है आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है वो किस स्तर का है। इसलिए सबसे पहले जो है इन तीनों ही क्रैश कोर्स की जो डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में भी दिया हुआ है, वहां से डेमो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और जो है उसके बाद उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो हम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कंटेंट हम दे रहे हैं उसमें क्वालिटी है और आपके एग्ज़ाम के लिए जो है वो सूटेबल कंटेंट है, तो निश्चित रूप से आप जो है हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आपके पास एक नंबर है 9506742546। इस नंबर पर अगर आप जो है परीक्षा का नाम लिख के व्हाट्सएप कर देंगे तब भी आपको पूरी जानकारी भेज दी जाएगी, या आप सीधे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा की। निश्चित रूप से अभी इसका जो है कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन समाचार पत्रों के अनुसार जो है आगे के 1-2 महीने के अंदर जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। आयोग ने भी अपना कामकाज शुरू कर दिया है
आयोग के द्वारा बताया गया है कि अभी परीक्षाएं संपादित नहीं कराई जाएंगी, लेकिन जिस रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया, नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया, ये सब जो है काम स्टार्ट हो गया है। तो इस क्रैश कोर्स को, ये पूरा वीडियो क्रैश कोर्स है, हमारे इस चैनल का, इस संस्थान का पहला वीडियो क्रैश कोर्स है। इसमें आपको सारे सेगमेंट, यानी जो 4 सेगमेंट है लेखपाल के, उसमें उसका वीडियो लेक्चर्स भी दिए जाते हैं, साथ में ही जो है वीडियो लेक्चर से संबंधित कंप्लीट नोट्स दिए जाते हैं, और उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज साथ में दी जाएगी। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लेखपाल लिखकर इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, या सीधे आप कॉल कर लीजिए। कुल मिलाकर अगर आप लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं, लेखपाल के लिए आप बहुत ही सीरियस हैं, तो अगर आप अभी से जो है हमारे इस 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ जाएंगे, तो जब भी एग्ज़ाम होगा, जब भी जो है एग्ज़ाम की डेट आएगी, तब तक आपकी जो है संपूर्ण तैयारी हो चुकी होगी, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि हम 90 दिनों के भीतर आपके चारों सेगमेंट को जो है फुली कवर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, अपना पहला पॉइंट हम लेते हैं जेवर एयरपोर्ट। ये आप जानते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह डेवलप किए जाने के लिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये 100 ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला उत्तर प्रदेश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो सबसे पहले जो है यही आपके लिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसके डिटेल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बन रहे जेआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में होने वाले 13वें ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लीडरशिप फोरम में परियोजना से जुड़े अधिकारियों को एयरपोर्ट के प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित किया गया है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जा रहा है। यानी ये जो है जब बन जाएगा तो ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जो कि उत्तर प्रदेश का है, और भारत का सबसे बड़ा जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। तो ये कहाँ पर स्थित है ये भी महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पर बन रहा है? ये ग्रेटर नोएडा में बन रहा है, और इस परियोजना के विकास हेतु ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल कंपनी का चयन किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे फैक्ट को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बनारस में भी जो है पुरातात्विक खुदाई हुई है। वहां पर जो है 4000 साल पुराना शिल्प ग्राम जो है खुदाई में प्राप्त हुआ है। तो बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और पुरातत्व विभाग के एक सर्वेक्षण ने वाराणसी के बभनियान ग्राम में 4000 साल पुराने एक शिल्प ग्राम का पता लगाया है, जिसमें 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य का एक मंदिर, 4000 साल पुराने मिट्टी के बर्तन और 2000 साल पुरानी जो है दीवारें प्राप्त हुई हैं। तो ये जो है पुरातात्विक महत्व का है, इसलिए ये जो है पूछा जा सकता है कि किस जगह पर ये जो है प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के बनारस में प्राप्त हुआ है, और वो गांव का नाम भी आपको दिया हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के जब हम संस्थान पढ़ते हैं तो उसको हम प्रमुखता से पढ़ते हैं। ये है कहाँ पर स्थित? लखनऊ में स्थित है। और इसके द्वारा क्या किया गया है? बेल की 2 नई प्रजातियों का विकास किया गया है। बेल की ये 2 प्रजातियां कौन है? CISH B1 और दूसरी प्रजाति क्या है? CISH B2। ये इसमें खासियत क्या है इस प्रजाति में? ये एक तो अधिक फल देने वाली प्रजाति है तथा 5 वर्ष में ही फल देने लगती है। ये इस तरह की प्रजाति है, ये इसकी विशेषता हो गई। आगे चलते हैं। नागरिकता के लिए प्रवासियों को शॉर्टलिस्ट करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। तो जहां पर भी कुछ इस तरह का होता है कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना, या भारत में पहला राज्य जो है किसी भी मामले में कोई बनता है, इस तरह के प्रश्न जो है अपने आप में उत्तर प्रदेश विशेष हो या किसी भी राज्य का हो, वो जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो उत्तर प्रदेश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रवासियों को शॉर्ट लिस्ट करने की प्रक्रिया आरंभ करने वाला पहला राज्य बन गया है, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको हम लोग CAA कहते हैं, इसके तहत नागरिकता के लिए पात्र हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिला मजिस्ट्रेटों को ऐसे प्रवासियों को ट्रैक करने के लिए निर्देश दिए गए थे। उत्तर प्रदेश में इन प्रवासियों की उपस्थिति मुख्यतः लखनऊ, हापुड़, रामपुर, शाहजहांपुर, नोएडा और गाजियाबाद में है। यहाँ पर कहाँ कहाँ के नागरिक हैं? पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और अफगानिस्तान के। आगे चलते हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा
सेंट्रल किस्त में शीर्ष राज्य, यानी जो सेंट्रल किस्त मिलती है, केंद्रीय सहायता मिलती है, जो किस्त दी जाती है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो पैसा मिला है, धनराशि मिली है, वो किसको मिली है? उत्तर प्रदेश को मिली है। तो उत्तर प्रदेश को कितना मिला है? 8,255.19 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर कितने रुपए मिले हैं इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, बस आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा धनराशि का आवंटन उत्तर प्रदेश में किया गया है, उसके बाद बिहार और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। वित्त मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के लिए 46,038.70 करोड़ रुपए सेंट्रल टैक्स की किस्त के रूप में पास किया गया था, जिसमें से उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक धनराशि प्राप्त हुई है। छठा पॉइंट देखते हैं, काशी एक रूप अनेक। ये क्या है? एक प्रदर्शनी का नाम है, ये एक एग्जीबिशन है। ये जो है 16 फरवरी 2020 से जो है वाराणसी में आयोजित हो चुकी है। तो इसमें खासियत क्या है? यह एक जनपद एक उत्पाद, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये दोनों ही योजनाएं उत्तर प्रदेश की विशिष्ट योजनाएं हैं, के अंतर्गत काशी क्षेत्रों के कारीगरों एवं बुनकरों हेतु सम्मेलन यहां पर किया गया था। मुख्य अतिथि इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, खुद शामिल हुए थे। इनके द्वारा 5,000 करोड़ के ऋण का वितरण का शुभारंभ किया गया, साथ ही 5,000 लाभार्थियों को टूल किट भी वितरित किया गया। तो आप चाहे ओडीओपी की बात कर लें, चाहे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की बात कर लें, इसमें जो विशेष कारीगर होते हैं, विशेष शिल्पकार होते हैं, उनके शिल्प को जो है उच्चीकृत करने के लिए और वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उनका प्रोडक्ट जा सके, इसके लिए जो है विशेष चीज़ें चलाई जाती हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है, टूल किट दिया जाता है, साथ में अप्रेंटिसशिप के लिए जो है कुछ धनराशि भी दी जाती है। आगे चलते हैं, 7वां पॉइंट देखते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को एक जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं में रखते हुए इसके लिए 2 साल से प्रयास चल रहा था, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे जो है बुंदेलखंड रीजन को जो है उत्तर प्रदेश के अन्य जो है बड़े नगरों से जोड़ने का काम करेगा। तो इसका फाइनली शिलान्यास कर दिया गया है, यानी काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 फरवरी 2020 को भरतकूप, ये भरतकूप कहाँ पर है? चित्रकूट में है। तो चित्रकूट में इसका शिलान्यास किया गया। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 296 किलोमीटर है, तथा ये एक्सप्रेसवे कितना होगा? 4 लेन होगा। लेकिन इसमें खासियत होगी कि इसमें इतनी जगह छोड़ दी गई है कि इसको जो है 6 लेन में कन्वर्ट किया जा सकेगा, यानी 6 लेन तक ये विस्तारित किया जा सकता है। प्रदेश के 7 जिले जो है इसके रास्ते में आएंगे, इस एक्सप्रेसवे से जो जुड़ेंगे। कौन कौन से? चित्रकूट से शुरू हुआ, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा, ये 7 जिले जो है इसके रूट में आएंगे। बुंदेलखंड से दिल्ली का सफर जो है 5 घंटे में तय होगा, क्योंकि जब इटावा से जुड़ जाएगा, इटावा से फिर दिल्ली के लिए आगरा एक्सप्रेसवे में जाके जुड़ जाएगा, और वहीं से जो है जब इटावा से ही जो है इधर लखनऊ आने के लिए या आगे जाने के लिए जो है ये आगरा एक्सप्रेसवे के थ्रू जो है जुड़ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना इसके दोनों किनारों पर होगी। उत्तर प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी स्थापित किया जा चुका है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था पहले। तो ये जो है इसके दोनों साइड में, यानी इस हाईवे के, इस एक्सप्रेसवे के दोनों साइड में होगा। अब इसमें और क्या खास बात है? इसके लिए 6 नोड्स चिन्हित किए गए हैं, उनमें से 2 नोड्स जो है बुंदेलखंड के चित्रकूट और झांसी हैं। ये किस नोड्स की बात हो रही है? ये नोड्स हैं डिफेंस कॉरिडोर के। एक्सप्रेसवे की कुल लागत जो है 15,000 करोड़ रुपए है। ये इटावा के कुदरौल गांव के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में जुड़ जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड की आर्थिक प्रगति और विकास के रास्ते खुलेंगे। अगला अपडेट देखते हैं, 8वां अपडेट, अनकहा लखनऊ। ये क्या है? ये जो है लालजी टंडन, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है और इस समय राज्यपाल भी हैं। तो ये जो है लालजी टंडन द्वारा रचित एक नाटक है, जिसका मंचन संगीत नाटक अकादमी में किया गया है। अगला अपडेट देखते हैं, 92वें अकेडमी अवार्ड्स, जिसको ऑस्कर भी कहते हैं, इसकी बेस्ट फीचर फिल्म श्रेणी में एक फिल्म शामिल हुई थी जो कि उत्तर प्रदेश से संबंध रखती है। इस फिल्म का क्या नाम है? द लॉस्ट कलर। द लास्ट कलर
इसको जो है, इसमें जो अभिनेत्री हैं ये कौन है, नीना गुप्ता हैं। और ये फिल्म जो है वाराणसी की जो विधवाओं की दशा है उस पर बनाई गई है। और इसके निर्देशक कौन है, विकास खन्ना। तो ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी होने के कारण जो है ये आपसे पूछी जा सकती है। अगला अपडेट देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू करने वाला देश में पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। इसलिए जो है ये प्रश्न क्या होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। रोजगार संगम ऑनलाइन लोन मेला, ये ऑनलाइन लोन मेला है, किनको मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रधानमंत्री के लोकल से ग्लोबल प्रयासों के तहत उत्तर प्रदेश के 56,754 MSME यानी छोटे मध्यम मझोले उद्यमियों को 2002 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। इससे 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार सृजन के अवसर प्राप्त होंगे। अगला अपडेट, 12वां अपडेट हम देखते हैं, चिकित्सा सेतु मोबाइल ऐप। ये मोबाइल ऐप क्या है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च ये देश का पहला चिकित्सीय प्रशिक्षण ऐप है। यानी ये ऐसा ऐप है जिसपे जो है चिकित्सा के संबंध में जो है प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। ये ऐप है किसके लिए, तो ये ऐप जो है कोरोना महामारी में काम कर रहे फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, जिनमें हम डॉक्टर्स की बात कर लें, नर्सों की बात कर लें, सफाई कर्मचारी, पैरामेडिकल कर्मचारी, इन सभी को संक्रमण से बचाने का कार्य करेगा। इसे IS प्रशांत शर्मा ने KGMU लखनऊ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस हैदराबाद की मदद से तैयार किया है। तो इसको तैयार किसने किया है, IS हैं एक, उनका नाम क्या है, प्रशांत शर्मा। और उन्होंने KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के सहयोग से, साथ ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस हैदराबाद की मदद से इसको तैयार किया है। अगला अपडेट देखते हैं, ये भी कोरोना से ही संबंधित है, 13वां। तो उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये स्वीकृति दी गई है 6 मई 2020 को। 6 मई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को प्रारूप को अनुमोदित कर दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है। ये अध्यादेश कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव में लगे हुए कर्मियों, जिनमें से स्वास्थ्य सेवा कर्मी हैं, पुलिस हैं और अन्य प्रशासनिक व्यक्तियों को सुरक्षा हेतु लाया गया है। क्योंकि अभी बीच में कुछ ऐसी घटनाएं आई थी कि जब स्वास्थ्य कर्मी जो है कहीं पर सैंपलिंग करने जाते थे किसी इलाके में, या कहीं पर जो है सर्वे करने जाते थे, तो उनके साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई। तो उनको जो है कानूनन एक प्रोटेक्शन देने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। इस अध्यादेश द्वारा रोगग्रस्त व्यक्तियों द्वारा स्वयं को रोग से छिपाने, इलाज से बचने और अस्पताल से भागने पर भी नियंत्रण की कार्रवाई को लागू किया जाएगा। यानी किसी को कोरोना महामारी है, कोविड-19 वो पॉजिटिव है या उसके अंदर सिम्टम है, और वो जानबूझ के जो है इसको प्रशासन से छुपा रहा है, तो वो भी इसमें अपराधी जो है हो जाएगा। इसमें और क्या प्राविधान है, तो इस अध्यादेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर संक्रमित करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इस अध्यादेश के नियमों के अनुपालन एवं निगरानी हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो अब तक हो भी चुका होगा, जिसमें मुख्य सचिव, DGP, स्वास्थ्य, वित्त आदि के जो है प्रमुख सचिव जो है एक सदस्य के रूप में होंगे। अगला अपडेट देखते हैं, ये भी जो है एक नियमावली लागू की गई है, उसके बारे में है। उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020। ये भी जो है नियमावली 6 मई 2020 को जो है इसको उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने स्वीकृत कर दिया है। ये नियमावली उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति वसूली अध्यादेश की धारा 26 के प्रावधानों के अधीन बनाई गई है। ये अध्यादेश उत्तर प्रदेश में कब से प्रभावी है, 15 मार्च 2020 से। यानी भले ही इसका अप्रूवल 6 मई को है, लेकिन ये जो है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, बैक इफेक्ट से जो है 15 मार्च 2020 से लागू हो चुकी है। इस अध्यादेश को हड़ताल, दंगे, बंद और लोक उपद्रव के कारण हुए सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई हेतु बनाया गया है।
यानी कहीं पर कोई दंगे भड़काता है, किसी तरह का उपद्रव करता है, सरकारी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसकी पहचान की जाएगी और उससे जो है व्यक्तिगत तौर पे जो है उसकी क्षति वसूली जाएगी। जितना उसने नुकसान किया है उसका पैसा उससे ही वसूला जाएगा। इसमें और क्या प्रावधान है, तो इसमें एक नए अधिकरण का गठन किया गया है जिसका नेतृत्व राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। संपत्ति नुकसान की एफआईआर पर आधारित सूचना या रिपोर्ट को जिलाधिकारी या पुलिस कमिश्नर या कार्यालय प्रमुख को क्षति की तारीख से 3 माह के अंदर अधिकरण के समक्ष दावा याचिका दाखिल करने के लिए कदम उठाना होगा। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई है और ये स्टार्टअप फंड स्टार्ट करने वाला उत्तर प्रदेश जो है देश का पहला राज्य है, ये याद रखिएगा। इसी तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। 20 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया। स्टार्टअप से आप मतलब समझते ही हैं कि अगर किसी को कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसको बिजनेस शुरू करने के लिए एक तो वित्तीय सहायता मिलेगी, उसके अलावा 3-4 वर्षों तक जो है उसको कई तरह के टैक्स से, कई तरह की प्रक्रियाओं से पूरी तरह से छूट दी जाती है, जिससे शुरुआत में ही उसके ऊपर कोई वित्तीय भार या अनावश्यक कागजी कार्रवाई का जो है बोझ ना पड़े। तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य सरकार एवं सिडबी के मध्य स्टार्टअप फंड की स्थापना हेतु हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। अब यहाँ से एक प्रश्न और निकल के आ रहा है कि ये जो स्टार्टअप फंड बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, इसमें किसके किसके बीच एमओयू हुआ है, तो उत्तर प्रदेश सरकार और सिडबी इन दो के बीच में जो है एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब जो है ये जो स्टार्टअप फंड है इसकी धनराशि कितनी होगी, कितना इसमें आवंटन किया गया है, तो राज्य सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए की राशि जो है इस स्टार्टअप फंड के लिए निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड के माध्यम से राज्य में स्थापित सभी क्षेत्रों के स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखना है कि उल्लेखनीय कार्य प्रदर्शन हेतु भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 2018 में स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत एस्पायरिंग लीडर्स के रूप में सम्मानित किया गया था। अगला महत्वपूर्ण अपडेट, फेसबुक ने उत्तर प्रदेश में वी थिंक डिजिटल पहल की शुरुआत की है। तो पहली चीज, इसका नाम पूछा जा सकता है, तो इसका नाम है वी थिंक डिजिटल पहल। शुरुआत किसने की है, फेसबुक ने की है। 2 चीजें यहां पर हो गई। तो हाल ही में फेसबुक ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन के साथ मिलकर वी थिंक डिजिटल नामक एक पहल की शुरुआत की है। पहल को अभियान भी कहते हैं। इस कार्यक्रम के तहत भारत के 7 राज्यों में लगभग 1 लाख महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाएगी। अब ये वी थिंक पहल मेनली किस पे फोकस कर रही है, महिलाओं पे। तो महिलाओं में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य हो गया। वी थिंक डिजिटल फेसबुक का डिजिटल साक्षरता अभियान है। इसे फेसबुक द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है, इंटरनेट पर लैंगिक असमानता को कम करना। उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी का जो है चयन किया गया है। 4 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक हितेश चंद अवस्थी, यानी पहले भी यही काम कर रहे थे, तब ये जो है कार्यवाहक थे, अब इनको पूर्ण रूप से जो है उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। ये वर्ष 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और उन्हें 1 फरवरी 2020 को राज्य का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनाया गया था। और इससे पहले इस पद पे कौन थे, ओम प्रकाश सिंह। तो ये जो है इनकी पोस्टिंग ओम प्रकाश सिंह के स्थान पर की गई है। अगला अपडेट देखते हैं। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रय नीति 2020 को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। और ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रदेश में एमएसएमई यानी छोटे मध्यम लघु मझोले उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने 13 मार्च 2020 को जो है
उत्तर प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रय नीति 2020 को स्वीकृति दी है। उत्तर प्रदेश ने राज्य के सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा राज्य की एमएसएमई से 25% खरीद को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग हैं या किसी भी तरह के जो है पीएसयू हैं, उत्तर प्रदेश के जो है सरकार के किसी न किसी तरह से सरकारी संस्थान हैं, उनमें एक अनिवार्यता कर दी गई है कि उनको जो भी सामान खरीदना है वो उत्तर प्रदेश के ही लघु उद्योगों से कम 25% जो है अनिवार्य रूप से खरीदेंगे। इसमें 25% खरीद के अंतर्गत ही महिला स्वामित्व से 3% तथा SC/ST स्वामित्व वालों से 4% खरीद का लक्ष्य रखा है। सरकार ने पर्यावरण अनुकूल कार्य करने वाले हरित उद्यमों से भी 5% खरीद को अनिवार्य कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला अपडेट जो कि 19वां अपडेट है। यहाँ पर भी जो है एक पुरातात्विक खुदाई हुई है। कहाँ पर? मैनपुरी में। तो मैनपुरी से 6ठी सदी की जो है विष्णु भगवान की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। मैनपुरी के औंछा क्षेत्र के चेवन ऋषि आश्रम के अंजोम कुंड से इस विष्णु मूर्ति के साथ साथ 11वीं-12वीं शताब्दी के विशाल मंदिर के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। अगला अपडेट, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय के जो है अभी हाल ही में जो है नए आंकड़े जारी किए गए हैं। तो पहले जो है 2014-15 की बात कर लेते हैं। 2014-15 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 42,267 रुपए। और करंट में जो अभी आंकड़े जारी हुए हैं उसमें ये बढ़कर 70,419 रुपए प्रति व्यक्ति आय हो गई है, जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे चलते हैं, 21वां अपडेट देखते हैं। उत्तर प्रदेश बनाएगा ट्रांस बाउंड्री कॉरिडोर। ये ट्रांस बाउंड्री कॉरिडोर है क्या? तो ये जो वन्य जीव हैं प्रोटेक्टेड एरिया में, उनकी सुरक्षा के लिए जो है ट्रांस बाउंड्री कॉरिडोर बनेगा। वन्य जीवों विशेषकर हाथी, बाघ, गैंडा आदि के लिए सुरक्षित रास्ता दिलाने हेतु तो इसका निर्माण किया जाएगा। ये पहल उत्तर प्रदेश अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ करेगा। यानी इस प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों ही शामिल हैं। नेपाल के 3 कॉरिडोर, क्या क्या नाम है इनका? छेदिया कर्नाली कॉरिडोर, खाता कॉरिडोर व कामदी कॉरिडोर। इनसे सुरक्षित रास्ता दिलवाने की कोशिश की जाएगी। ज्ञात हो कि नेपाल की तरफ से 5 कॉरिडोरों में से लालझाड़ी या वसंता कॉरिडोरों से ही वन्यजीवों की आवाजाही है। तो अब ये प्रयास है कि जो 3 और हैं कॉरिडोर जो है नेपाल और भारत के बीच, नेपाल और उत्तर प्रदेश के बीच में, तो उनसे भी जो है ये रास्ता बन जाए। अब ये जो ट्रांस बाउंड्री कॉरिडोर है इसमें कई चीजें और होती हैं। तो ट्रांस बाउंड्री प्रोजेक्शन रणनीति में दोनों देशों के मध्य समन्वय तंत्र, संगठित वन्यजीव अपराध एवं अवैध व्यापार से निपटने हेतु सूचना तंत्र, वन्यजीवों की आवाजाही का प्रबंध, नदी जल की व्यवस्था, जन सहभागिता, संयुक्त अनुसंधान एवं निगरानी शामिल होगा। ये मुद्दा दोनों देशों ने गुजरात में आयोजित प्रवासी वन्यजीवों के संरक्षण COP13 में उठाया था, जिसके तहत जो है ये प्रोजेक्ट अब शुरू हो रहा है। अगला जो है बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है उत्तर प्रदेश का, गंगा एक्सप्रेस वे, जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो है देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बनने आ रहा है। तो गंगा एक्सप्रेस वे 30,000 करोड़ रुपए से बनेगा। तो इसका प्रोजेक्ट की धनराशि भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, 30,000 करोड़ रुपए से बनेगा। और ये जो है कहाँ से कहाँ तक है? मेरठ से प्रयागराज तक। जो मूल रूप से है वो मेरठ से प्रयागराज है। अब ये मेरठ के बाद दूसरी तरफ दूसरे एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा, प्रयागराज में अलग जुड़ जाएगा। तो मेरठ से प्रयागराज तक निर्माण हेतु प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे का परियोजना एस्टिमेट यूपीडा ने तैयार कर लिया है। देश का सबसे लंबा कितना प्रस्ताव रखा गया है? 628 किलोमीटर का जो है गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के 34 गांवों से होकर गुजरेगा और इसकी शुरुआत नेशनल हाईवे 58 यानी NH 58 स्थित दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से होगी। यानी एक तरफ ये जो है मेरठ से जो है दिल्ली को भी कनेक्ट करेगा। इसका अंतिम छोर क्या होगा? प्रयागराज स्थित गांव जो है खेमांदपुर सोराव, ये जो है गांव का नाम है जो प्रयागराज में स्थित है, ये इसका अंतिम छोर होगा। इसमें भूमि अधिग्रहण पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण मेरठ से प्रयागराज तक होना है, लेकिन अभी बहुत रिसेंट जो है मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा कर दी है कि मुख्यमंत्री द्वारा इससे काशी तक विस्तारित किया जाएगा। यानी ये प्रयागराज से फिर आगे भी बढ़ रही है, अब इसको जो है काशी तक यानी बनारस तक जो है विस्तारित किया जाएगा। अगला अपडेट, कोरोना महामारी में जो है राजस्व बढ़ाने के लिए वैट में वृद्धि की गई राज्य सरकार ने। तो डीजल पेट्रोल पर वैट की फिक्स राशि में वृद्धि हो गई है, जिसपे कैबिनेट ने अपना निर्णय ले लिया है। पेट्रोल पर वैट की फिक्स राशि में 2 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर नियत वैट की फिक्स राशि में 1 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। वैट की दर पेट्रोल पर 26.80 या 18.74 रुपए प्रति लीटर होगी, जो भी इनमें से अधिक होता था। डीजल पर जो है यही 17.84% या 10.41 रुपए, जो भी इनमें से अधिक हो प्रति लीटर, ये जो है फिक्स की जाएगी। अगला अपडेट, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2019। तो 2019 के पुरस्कार हैं, लेकिन 2020 में जो है इसकी घोषणा हुई है। 18 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा वर्ष 2019 के पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार, ये किसको दिया गया है? डॉक्टर चांद किरण सलूजा, नई दिल्ली के हैं ये। तो ये आपको याद रखना है कि किसको जो है पुरस्कार दिया गया है, इनको प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। और इस संस्थान द्वारा अन्य जो प्रमुख पुरस्कार दिए जाते हैं उसको भी देख लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, ये किसको दिया गया? प्रोफेसर बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को, जो कि वाराणसी के हैं। महर्षि व्यास पुरस्कार, ये जो है डॉक्टर सुघुम्नाचार्य वाराणसी के हैं ये। और महर्षि नारद पुरस्कार, ये डॉक्टर बलदेवानंद सागर नई दिल्ली के हैं, इनको दिया गया। तो ये चारों ही नाम, और विशेषकर डॉक्टर चांद किरण सलूजा, ये नाम जो है आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सोने का बहुत बड़ा भंडार मिला है, बिल्कुल चर्चा में था शुरुआत में, जो है 5-6 दिन जो है ये न्यूज़ बहुत हाईलाइट रही थी। तो सोनभद्र में सबसे बड़ा अयस्क भंडार मिला है, और कुछ न्यूज़ चैनलों ने उसको सोने का भंडार दिखा दिया था कि इतने टन सोना मिल गया है, जो कि बाद में उसका खंडन किया गया। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को सोनभद्र के 2 स्थानों पर करीब 3000 टन सोने का अयस्क मिला है। तो ये जो 3000 टन है, ये सोना नहीं है, सोने का अयस्क है। इससे सोना निकाला जाएगा, और इससे कितना सोना लगभग प्राप्त होगा? लगभग 1500 टन सोना इससे प्राप्त किया जाएगा। सोनभद्र की सोना पहाड़ी पर 2943.25 टन व हरदी ब्लॉक में 646.15 किलोग्राम सोने के अयस्क प्राप्त हुए हैं। अब इसमें और भी अयस्क प्राप्त हुए हैं, जैसे 90 टन एंडालुसाइट प्राप्त हुआ है, 9 टन पोटास प्राप्त हुआ है, 18.8 टन लॉयस्क मिला है, 10 लाख टन सिलेमिनाइट मिला है। इन सभी के भंडार भी यहाँ पर खोजे गए हैं। अब ये जो सिलोमिनाइट और एंडालुसाइट है, ये क्या है? तो सिलोमिनाइट एक एल्यूमिनोसिलिकेट खनिज है। इसका नाम अमेरिका के रसायन शास्त्री बेंजामिन सिलोमेन के नाम पर पड़ा है, और इसका उपयोग जो है ताप रोधक यानी हीट रेजिस्टेंस या इसी तरह के अन्य कार्यों में होता है। वही एंडालुसाइड जो है, इसका प्रयोग स्पार्क प्लग और पोर्सलिन बनाने में किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर समेत कई स्थानों पर मिलता है। सोने के खनन के लिए 4 वर्ग किलोमीटर की भूमि चिन्हित की गई है। सोनभद्र में यूरेनियम भंडार मिलने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद 2 स्थलों पर खुदाई शुरू कर दी गई है। यानी सोनभद्र से बहुत सारे खनिज जो है अब प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि अब जो है खनिज को ट्रैक करने की, ट्रेस करने की नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, और निश्चित रूप से जो है ये क्वेश्चन के रूप में आपके पेपर में आ सकता है। उत्तर प्रदेश में जीआई टैग दिया गया है एक नए उत्पाद को। इसका नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की जो टेराकोटा हस्तशिल्प है, इसको भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जिसको जो है जीआई टैग कहते हैं, ये प्रदान हुआ है। 30 अप्रैल 2022 को मणिपुर के काले चावल, चकहाओ, गोरखपुर के टेराकोटा और कोविलपट्टी की कदलाई मितई को भौगोलिक संकेतक प्रदान किए गए हैं। तो इसमें जो है आपको तीनों ही याद रखना चाहिए कि ये तीनों ही बिल्कुल रिसेंट जीआई टैग हैं।
गोरखपुर टेराकोटा के लिए उत्तर प्रदेश के लक्ष्मी टेराकोटा मूर्ति कला केंद्र द्वारा आवेदन किया गया था और प्रदेश सरकार ने इसे 2018 में एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना के अंतर्गत गोरखपुर के विशिष्ट उत्पाद में शामिल किया था। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना। ये क्या है? इसमें निराश्रित गाय और अन्य जो है दुधारू पशुओं को जो है जो गोद लेगा, जो उसका पालन पोषण करेगा, उसको अनुदान भी मिलेगा। इस तरह की एक नई योजना की शुरुआत की गई है। तो 3 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उनकी सरकार आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रतिमाह 900 रुपए देगी। यानी ये जो आवारा पशु हैं इनका जो पालन पोषण करेगा उसके लिए सरकार 900 रुपए पर मंथ जो है पैसे भी देगी। इस योजना के तहत इच्छुक किसान गायों को आश्रय स्थलों से गोद ले लेंगे और उन्हें अपने घरों में ले जाएंगे। ऐसे किसानों को या गोद लेने वालों को 900 रुपए प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। इससे पहले 2019 में उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं द्वारा खेतों को नष्ट किए जाने के कारण किसानों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। राज्य में आवारा पशुओं की आबादी बढ़ गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार ने राज्यों में अवैध पशु वध, जो स्लॉटर हाउस थे या जो है अवैध रूप से जो है अब पशुओं का वध किया जा रहा था, उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसीलिए आवारा पशुओं की जो है संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में विधायक निधि जो एमएलएज को मिलती है उसमें वृद्धि कर दी गई है। तो 28 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक निधि को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपया कर दिया है। इससे पूर्व कितना था? ये 2 करोड़ था। तो ये 2 करोड़ से बढ़कर विधायक निधि उत्तर प्रदेश में कितनी हो गई है? 3 करोड़ हो गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधायकों के वेतन एवं भत्तों के संबंध में सुझाव हेतु एक कमेटी गठन करने का प्रयास किया है। ये कमेटी संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई है। आगे चलते हैं, कोरोना जांच की जो है पूल टेस्टिंग करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पर भी पहला शब्द है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है। आगरा से पूल टेस्टिंग की उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई। पूल टेस्टिंग में 1 से अधिक सैंपल को एक साथ लेकर कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाया जाता है। यानी एक बार में कई सारे सैंपल्स को एक साथ टेस्ट किया जाता है। इसी को जो है हम पूल टेस्टिंग कहते हैं। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो भारत में जो है चिकित्सा क्षेत्र की जो है सबसे बड़ी नियामक संस्था है। तो आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के मुताबिक अधिकतम 5 लोगों को एक साथ पूल टेस्टिंग की जा सकती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ द्वारा कोरोना के मरीजों का उपचार प्लाज्मा थेरेपी से, ये भी बहुत चर्चा में था जो है शुरुआत में, और ये भी शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही। उत्तर प्रदेश के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में जो है सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स का इलाज शुरू किया गया। अब ये प्लाज्मा कहाँ से लिया जाता है? तो जो कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं पूरी तरह से निगेटिव आ जाते हैं, उनको घोषित कर दिया जाता है कि अब ये जो है कोरोना से फ्री हैं। उसके बाद जो है उनसे स्वैच्छिक रक्तदान कराया जाता है, उनका प्लाज्मा लिया जाता है ब्लड से, और उस प्लाज्मा को जो है संक्रमित व्यक्ति में चढ़ाया जाता है। इसका फायदा क्या है? क्योंकि जो व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव होके अब सही हो चुका है, उसमें कोरोना वायरस के खिलाफ, कोविड-19 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बहुत भारी संख्या में बन चुकी होती है, जो कि उसकी प्लाज्मा में होती है। और वही प्लाज्मा जब चढ़ाया जाता है किसी नए मरीज को जो कोविड-19 पॉजिटिव है, तो एंटीबॉडी की एकदम से ज़्यादा डोज जाने के कारण जो है वो बहुत तेज़ी से रिकवर होता है, बहुत तेज़ी से ठीक होता है। तो उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत भले ही हुई और पूरे देश में इसको अपनाया गया है, कई जगह इस पर किया जा रहा है। बीच में जो है इस पर कुछ प्रतिबंध भी आए थे, इसके कुछ निगेटिव इफेक्ट भी कहीं कहीं देखने को मिले थे। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि पूल टेस्टिंग जो है उत्तर प्रदेश में सबसे पहले शुरू हुई थी, और प्लाज्मा थेरेपी भी। आगे चलते हैं, आयुष कवच और मोबाइल एप्लीकेशन। ये क्या है? आयुष कवच जो है एक मोबाइल ऐप का नाम है। ये किस लिए है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयुष कवच नामक एक मोबाइल ऐप जारी किया है, जिससे आयुष मंत्रालय ने विकसित किया। ये एप्लीकेशन कोविड-19 से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
यह ऐप कुछ अवयवों के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को आयुष क्षेत्र में विशेषज्ञों की सलाह लेने में भी सक्षम बनाता है। ऐसा ही एक ऐप जो है सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसका नाम क्या है, कबसुरा कुदिनेर। ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये कबसुरा कुदिनेर को आमतौर पर श्वसन संबंधी बीमारियों जैसे सर्दी और फ्लू के लिए उपयोग किया जाता है। एक प्रसिद्ध सिद्ध औषधि, आपने सिद्ध चिकित्सा के बारे में सुना होगा, तो ये जो है एक सिद्ध चिकित्सा पद्धति की औषधि है। इसमें अदरक, लौंग, अजवाइन आदि सहित 15 तत्व होते हैं। देश में कोरोना संकट चल ही रहा है, विभिन्न तरीके के जो है एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश में जो है एक काढ़ा जो है वहाँ की सरकार ने रिकमेंड किया है, और उसको जो क्वारंटाइन होम में जो लोग रह रहे हैं, जिनको क्वारंटाइन किया गया है, चाहे वो बाहर से आए हों या प्रवासी श्रमिक हों या उनके घर में कोरोना पॉजिटिव कोई पाया गया है, तो उसकी वजह से क्वारंटाइन जो लोग हैं उन पे उस काढ़े को आजमाया गया और उससे ये देखा गया कि उनमें जो है बहुत ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई है कोविड-19 के अगेंस्ट, जिससे जो है उनका जब टेस्टिंग की गई तो वो निगेटिव आए। और इसको जो है एमपी वाले इस काढ़े को जो है रिकमेंड करने के लिए जो है आगे भेज भी दिया गया है। तो इस तरह के पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में जो है प्रयास चल रहे हैं कि इसके बारे में जो है अधिकतम जो किया जा सकता है सभी लोग कर रहे हैं। आगे चलते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग में रिचार्ज वेल विद एयर वेंट युक्ति की सफल ट्रायल किया गया। ये क्या है, इसको पूरा समझना होगा हमको। तो पहले इसके फैक्ट देख लेते हैं। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, प्रयागराज में है। इसके द्वारा जो है ये रिचार्ज वेल विद एयर वेंट युक्ति शुरू की गई है। इस युक्ति से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पुरानी पद्धति के मुकाबले 1.5 गुना अधिक वाटर रिचार्ज होता है। भूगर्भ के जलस्तर को बढ़ाने सुधारने के लिए सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, बहुमंजिला इमारतों और रिहायशी सोसाइटी में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम कई जगह लगाए हुए हैं। और इसके कुएं यानी वेल में जो पानी इकट्ठा होता है वह धीरे धीरे रिस कर जमीन में चला जाता है। होता क्या है, मान लीजिए एक ये कुआं है, तो कुएं में जो है अगर यहाँ तक मान लीजिए ये इसका जो है लेवल है जहाँ पर पानी है, तो इसमें जो है 4 पाइप जो है इस तरह से जो एयर पाइप होते हैं, यानी जिसके थ्रू हवा पास, इसको जो है काफ़ी गहरे तक जो है यहाँ पर धंसा दिया जाता है। तो इस तरह से 4 पाइप इसमें लगा देने के बाद जो है, और जब जो बरसात का पानी होता है वो विभिन्न जगहों से जब जो है वाटर हार्वेस्टिंग टैंकों से होके इसमें आता है, तो वो गहरे तक जो है कुएं में नीचे चला जाता है और अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल जो है जल्दी भर जाता है उसकी वजह से, यानी जल्दी ही जो है कुआं रिचार्ज हो जाता है। तो इसी को जो है एयर वेंट टेक्निक कहा गया है। आगे चलते हैं। अब इसके बारे में टेक्निकल चीज़ें क्या है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जहां पर बना होता है उस वेल या गड्ढे में 1 इंच डायमीटर वाला 4 पाइप 40 फीट तक की गहराई तक डाले जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इससे जमीन की पहली परत तक सीधे हवा पहुंचती है, जिसके कारण ज्यादा तेजी से पानी जो है रिचार्ज होने लगता है। अन्य स्थानों पर भी इसका उपयोग अब किया जाएगा। अगला अपडेट देखते हैं। उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियमन नियमावली। ये सभी नई नियमावली हैं, इसलिए इनका नाम आपको याद होना चाहिए। 11 फरवरी 2020 को संपन्न उत्तर प्रदेश के कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्वोच्च संस्थान राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला भूजल प्रबंध समिति परिषद तथा ग्राम तथा म्यूनिसिपल स्तर पर जो है अध्यक्ष, क्रमशः ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और नगर पालिका अध्यक्ष जो है इसके जो है हेड होंगे। इस नियमावली के अंतर्गत सभी भूगर्भ जल उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यानी जो लोग भी जो है समर्सिबल पंप या अन्य तरीकों से जो है जमीन से पानी डायरेक्ट ले रहे हैं, तो उनको अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा कि वो जो है उन्होंने किसी भी माध्यम से जो है, चाहे उन्होंने समर्सिबल की बोरिंग करा रखी हो या किसी भी प्रकार से, तो इसके लिए उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और भूगर्भ जल को अगर कोई दूषित करेगा तो उसके लिए जो है कठोर दंड है, लेकिन सामान्य घरेलू और कृषि उपयोग के लिए जो उपभोक्ता हैं उनसे किसी प्रकार का दंड नहीं लिया जाएगा।
इस नियमावली के अंतर्गत भूजल प्रदूषण की रोकथाम, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नियम भी बनाए गए हैं। अगली अपडेट 33 नंबर क्या है? ए और बी श्रेणी की विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का उत्तर प्रदेश में निर्माण किया जाएगा। तो प्रदेश सरकार ने फॉरेंसिक जांचों में गति लाने हेतु लखनऊ, आगरा, बनारस, मुरादाबाद के बाद अन्य 14 रेंज मुख्यालयों में FSL यानी विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। FSL का फुल फॉर्म क्या हो गया? फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, इसको हम FSL कहते हैं शॉर्ट में। तो सी श्रेणी को हटाकर ए और बी श्रेणी में FSL का अब निर्माण होगा। कुछ FSL श्रेणी का उच्चीकरण भी किया गया है, जिसमें प्रयागराज जो है, जो पहले बी श्रेणी में था, उसको ए में कर दिया गया है। गोंडा को जो है अब बी श्रेणी में कर दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण अपडेट 34 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो COP13 था, इसमें स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट जारी की गई, यानी भारत में जो पक्षी हैं उनसे संबंध में एक रिपोर्ट जारी की गई। तो हम पूरी रिपोर्ट को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पर्यावरण विदों और जन जागरूकता फैलाने से गौरैया, आपने देखा होगा कि गौरैया जो है बिल्कुल विलुप्त होती जा रही थी, तो इसको बचाने के लिए 7 सालों से जो है एक व्यापक अभियान छेड़ा गया था। तो उसके कारण जो है 7 सालों में इसकी संख्या में वृद्धि हुई। 2019 में जहां इनकी संख्या जो है 11,675 थी, वहीं 2020 में ये संख्या जो है 15,324 हो गई। लेकिन आप देख सकते हैं कि तब भी जो है ये कितना कम है। इसके अतिरिक्त नीलकंठ व कठफोड़वा जो है जो विलुप्त हो चुके हैं, तथा चरघी, पनबुड्डी तथा बत्तख की संख्या में 70 से 90% की गिरावट आई है। और जो शहर में कौवे हैं, आप देखते हैं कि शहरों में अब कौवे बहुत कम दिखाई देते हैं। तो शहर में जो कौवे हैं ये 90% तक समाप्त हो चुके हैं। तो ये सभी जो है पक्षियों के बारे में बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है। हालांकि गौरैया संरक्षण के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उसका जो है कुछ पॉजिटिव असर दिख रहा है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश जल शक्ति विभाग लखनऊ में अब नहरों तथा जलाशयों से बिजली उत्पन्न करेगा। तो पानी से बिजली की टेक्निक में जो है अब नहरों और जलाशयों को भी शामिल किया गया है। विभाग ने जल स्रोत एवं संसाधनों की गहन समीक्षा कर पाया है कि सिंचाई विभाग के संसाधनों का पूर्ण दोहन नहीं हो पा रहा है। विभाग सोलर, वाटर और विंड ऊर्जा पर कार्य करेगा। 35,000 किलोमीटर नहर व नहर पट्टी का प्रयोग शुरुआत में विद्युत उत्पादन में किया जाएगा। आगे चलते हैं। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2017-18, इसके मूल्यांकन में उत्तर प्रदेश क्या है? अचीवर स्टेट बना है, यानी उत्तर प्रदेश को सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश को अचीवर स्टेट की संज्ञा दी गई है। अब यह है क्या? ये रिपोर्ट केंद्र सरकार की औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश को 92.89% संयुक्त स्कोर दिया गया, जिसके आधार पर 12वां स्थान मिला है, जबकि 2016 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 14वीं थी। तो सबसे पहले ये जो BRAP है, इसमें उत्तर प्रदेश की रैंक आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की रैंक 12वीं है, जो इससे पहले की रैंक में कितनी थी? 14वीं थी। यानी जो है 2 पायदान जो है उत्तर प्रदेश ऊपर चला है। यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश को सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मिल के कारण मिली है, जिसके द्वारा अब तक लगभग 1,336 आवेदनों को निस्तारित किया गया है, जो 73% है। कई विभागों ने मिलकर ये प्रयास किए हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कोर्ट्स भी बंद हो गई थी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो ऐसी स्थिति में जो है जो बहुत जरूरी मामले थे उनकी सुनवाई करने के लिए वर्चुअल कोर्ट्स का प्रारंभ हुआ। उसमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया और इस सॉफ्टवेयर की खास बात थी कि ये बिना इंटरनेट के भी कार्य करता था। तो ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, इसलिए ये पॉइंट आपके लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो बिना इंटरनेट कनेक्शन के प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर द्वारा अदालती कार्रवाई की जा सकेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसकी अन्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी। अगला अपडेट, भारतीय भाषा महोत्सव ये कब मनाया गया? 22 से 24 फरवरी 2020 के मध्य लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। तो जब महोत्सव या सम्मेलन इस तरह का होता है तो उसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में इसका आयोजन हुआ। ये क्या है? भारतीय भाषा महोत्सव है।
और डेट जो है बहुत रेयर पूछी जाती है, फिर भी 22 से 24 फरवरी 2020 को ये आयोजित हुआ। भारतीय भाषा महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान तथा हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विज्ञान लखनऊ विश्वविद्यालय के तत्वाधान में किया गया था। आगे चलते हैं, 39th अपडेट देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? 13 जनवरी 2016 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। तो ये बीमा योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक हो गई है, अर्थात बीमा लेने की बाध्यता का प्रावधान अब खत्म कर दिया गया। पहले जो है बीमा कराना अनिवार्य होता था। राज्य को बीमा कंपनियों से कम 3 वर्ष का अनुबंध करना होगा। हर सीजन से पहले ही राज्य को अपना हिस्सा जमा करना होगा। नुकसान के आकलन के लिए क्रॉप कटिंग के बजाय स्मार्ट तकनीक पर जोर दिया जा रहा है। हिस्सेदारी में भी हुआ परिवर्तन। पूर्वोत्तर राज्यों हेतु योजना पर व्यय केंद्र 90% खर्च करेगा, जबकि राज्य जो है 10% इसमें खर्च करेंगे। तो इसमें जो स्टेट शेयर है वो केवल 10% का है और सेंट्रल का शेयर जो है 90% है। शेष राज्यों में यह अनुपात जो है केंद्र राज्य के मध्य 50-50 का होगा, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में 90-10 का, और उसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहाँ 50-50% का शेयर होगा उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य। योजना में प्रशासनिक व्यय हेतु 3% की राशि का प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं, अगला अपडेट देखते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाने वाला हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित 26 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? तो लखनऊ के डॉक्टर सूर्यकांत और लखनऊ के प्रोफेसर सदानंद प्रसाद को हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये जो है दोनों ही जो डॉक्टर और प्रोफेसर हैं ये लखनऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU के जो है प्रोफेसर्स हैं। अगला पॉइंट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स कॉलेज तथा हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स कॉलेज तथा हवाई पट्टी का निर्माण मेरठ में 2021 तक कर लिया जाएगा। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का पहला, लेकिन ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला है, ये भी याद रखिएगा। कहां पर? मेरठ में। और हवाई पट्टी का भी यहां पर निर्माण होगा। ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम अपग्रेडेशन के तहत अब चारबाग स्टेशन लखनऊ पर किस आवाज में ट्रेन अनाउंसमेंट सुनाई देगा? तो आपने अनाउंसमेंट बहुत सुने होंगे, अब इसकी आवाज परिवर्तित होने जा रही है। अब ये आवाज होगी हरीश भीमानी की, और हरीश भीमानी अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध हस्ती हैं। अगर आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, जो कि निश्चित रूप से देखी होगी, तो उसमें शुरुआत में जो है आवाज आती है मैं समय हूँ। तो ये जो मैं समय हूँ वाली पूरी जो है स्क्रिप्ट है उसको यही बोलते हैं कौन? हरीश भीमानी। अभी तक सरला चौधरी की आवाज में चारबाग रेलवे स्टेशन की ट्रेन अनाउंसमेंट हो रही थी, जिसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। आगे चलते हैं, प्रयागराज त्रिवेणी तट पर आयोजित दिव्यांगजन और वृद्धजन उपकरण वितरण समारोह में भारत के नाम 3 विश्व कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में ये बना है। तो कौन कौन से 3 रिकॉर्ड हैं? पहला रिकॉर्ड बना है 1.8 किलोमीटर की ट्राईसाइकिलों पर दिव्यांगजनों की परेड, और पहले ये जो है रिकॉर्ड किसके नाम था? UAE के नाम था। यानी दिव्यांगजनों की जो ट्राईसाइकिल है उसका 1.8 किलोमीटर की लंबाई में जो है परेड का रिकॉर्ड बना। दूसरा रिकॉर्ड 13 मिनट में 400 व्हील चेयर का 3 पंक्तियों में परेड का रिकॉर्ड। तीसरा रिकॉर्ड 1 घंटे में 62.6 ट्राईसाइकिल के वितरण का विश्व रिकॉर्ड, ये भी बना है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन तीनों रिकॉर्डों पर मुहर लगा दी है। अब तक देश में दिव्यांगजन से संबंधित कुल 10 विश्व रिकॉर्ड बन चुके हैं। आगे चलते हैं, स्वरोजगार संगम कार्यक्रम, ये जो है नई योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश MSME विभाग द्वारा जून, जुलाई और अगस्त 2020 में लोन मेला का आयोजन किया जाएगा, जिससे प्रवासी श्रमिक जो आ रहे हैं कोविड-19 के कारण जो है अपना कामकाज छोड़कर जो है बाहरी राज्यों से, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। हर माह 20,000 करोड़ यानी कुल लगभग 60,000 करोड़ का लोन
इन एमएसएमई खातों में पहुंचाया जाएगा। 15% एमएसएमई इकाइयों को कर्ज उपलब्ध कराने का लक्ष्य तथा सभी बैंकों को एमएसएमई साथी ऐप से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर एक ऐप भी है, पूछा जा सकता है ये किससे संबंधित है। इसका नाम क्या है? एमएसएमई साथी ऐप, और ये संबंधित है रोजगार संगम कार्यक्रम से, जो है जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए, उनको ऋण देने के लिए। अगला अपडेट, प्रदेश सरकार कोरोना संकट से बेरोजगार हुए प्रवासी श्रमिकों को कैंपा फंड से रोजगार देगी। तो हो सकता है आपने कैंपा फंड का कभी नाम ही ना सुना हो, लेकिन यहाँ पर जान लीजिए कैंपा फंड क्या होता है। तो कैंपा के पहले फुल फॉर्म देखते हैं, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, इसको हम कैंपा कहते हैं। तो ये क्या है? ये वनीकरण के लिए एक फंड स्थापित किया गया था जिसका लक्ष्य है कि जो है वन लगाए जाएं। तो क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैंपा ग्रीन फंड का प्रयोग सूबे को हरा भरा बनाने में किया जाएगा, जिसमें श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। यानी उस फंड के उपयोग से जो है जगह जगह जो है वृक्षारोपण वनारोपण कराया जाएगा, लेकिन इसमें इन्वॉल्व किसको किया जाएगा? जो लोग बेरोजगार हुए हैं कोरोना संकट से, उनको जो है इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश सरकार ने कैंपा फंड की धनराशि 275 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। कैंपा फंड से हर माह 20 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। ये कार्य कौन कौन से होंगे जिसमें कराए जाएंगे? तो कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, मृदा एवं नदी संरक्षण, जंगल आग रोकथाम, वन्य जीव आवास सुधार, जैव विविधता संरक्षण और नर्सरी का उच्चीकरण, ये सभी कार्य इसमें कराए जाएंगे। आगे चलते हैं। भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना जो है पीएम किसान सम्मान निधि, इसकी पहली वर्षगांठ जो है मनाई गई। अब ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पीएम किसान योजना की पहली वर्षगांठ को मनाया गया। पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर से लॉन्च किया गया था, ये भी महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत देश के सभी 14 करोड़ से अधिक किसानों को 2000 रुपए की 3 बराबर किस्तों में सालाना 6000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। यानी अगर आपसे कोई सीधे सीधे पूछे कि कितना पैसा किसानों को दिया जाएगा, 6000 रुपए दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? उनको 3 किस्तों में दिया जाएगा, 4-4 महीने में 3 बार दिया जाएगा, यानी 2-2 हजार रुपए करके 3 बार में जो है इनको दिया जाएगा। इस अवसर पर किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तिकरण अभियान का भी शुभारंभ किया गया। अब ये किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तिकरण अभियान क्या है? ये एक नया अभियान शुरू कर दिया गया है, इसके बारे में जानते हैं। तो किसानों का जिस बैंक शाखा में पीएम किसान सम्मान निधि का खाता है, उसी बैंक शाखा में जाकर किसान क्रेडिट कार्ड आसानी से वो बनवा सकते हैं। आज देश भर के सभी बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में 25 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको हम केसीसी कहते हैं, इसका वितरण किया गया, जिस पर केसीसी ऋण के भुगतान पर 3 लाख रुपए की सीमा तक किसानों को 4% के ब्याज पर ऋण दिया जाता है। यानी अगर इस योजना में पूछा जाए कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना में कितने % जो है ब्याज लिया जाता है किसानों से, तो 4% का ब्याज लिया जाता है, जो कि न्यूनतम जो है ब्याज है। अगली अपडेट देखते हैं। आम उत्पादों की समस्याओं के निराकरण के लिए और उनमें जागरूकता के लिए लखनऊ और अवध आम पट्टी, जिसको हम मैंगो बेल्ट बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद जो है नामक स्थान पर जो है, तो इसके लिए एक ऐप तैयार किया गया है। ये ऐप क्या है? इसका नाम है बागवान मित्र ऐप और दूसरा है मैंगो बाबा ऐप। ये दोनों ही याद रखिएगा, बागवान मित्र ऐप और मैंगो बाबा ऐप। ये जो है खासकर जो है आम की बागवानी के लिए मैंगो बेल्ट में जो है के लिए बनाया गया है। अगला अपडेट, जौनपुर की वह खिलाड़ी जिसका महिला T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है, तो इनका नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हैं राधा यादव। इन्होंने उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इससे पहले राधा यादव ऑस्ट्रेलिया में होने वाले त्रिकोणीय सीरीज के लिए भी चुनी गई हैं। राधा पहली दक्षिण अफ्रीका दौरे में 2 T20 मुकाबले खेल चुकी हैं। आगे चलते हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश में CSR यानी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। कब हुआ? 4 से 5 2020 को। ये CSR होता क्या है? तो जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं कॉरपोरेट मिनिस्ट्री के अंतर्गत, उनको जो है एक टास्क दिया जाता है कि आपको अपनी टोटल जो इनकम है उसका कुछ परसेंट, शायद ये जो है 4 या 5% है, इतना आपको जो है सामाजिक दायित्वों पर, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो इसी को जो है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। इसी संबंधित ये सम्मेलन था जो लखनऊ में आयोजित हुआ। और परिषदीय स्कूलों में बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, यानी जो उत्तर प्रदेश राज्य के परिषदीय स्कूल हैं जिनको हम प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय कहते हैं, इनमें मूलभूत सुविधाएं एवं स्मार्ट टीचिंग को बढ़ावा देने हेतु उद्योग जगत, NGO और निजी संस्थाएं 114 करोड़ रुपए खर्च करेंगी, जिससे परिषदीय स्कूलों की दशा सुधरेगी। यानी जो इनको CSR टैक्स देना होता है कंपनियों को, वो जो है उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के विकास के लिए इनको कहा गया है। 1 से 7 मार्च 2020 को इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ये क्या है? इंटरनेशनल योग फेस्टिवल। और ये कहाँ पर किया गया है? ये उत्तराखंड में देहरादून में किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इसमें उपस्थित थे। अगली अपडेट, KGMU लखनऊ की आउटरीच पहल। ये आउटरीच पहल क्या है? महिला विद्यालयों में 1 लाख किशोरियों की खून की जांच और ब्लड प्रेशर चेक करने का जो अभियान है, इसको ही लखनऊ यानी KGMU जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसकी आउटरीच पहल बताया गया है। प्रदेश सरकार पीलीभीत या उन्नाव में फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना करेगी। तो अभी कोरोना संकट में ऐसा महसूस हुआ कि उत्तर प्रदेश में भी जो है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का हब होना चाहिए। तो उसके लिए जो है 2 विकल्प प्रदेश सरकार ने अपने सामने रखे हैं, या तो पीलीभीत या उन्नाव। इसमें जो है फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना होगी। तो अभी आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, अगला जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको, तो कंफर्म प्लेस की हम बात कर लेंगे। तो मुख्यमंत्री द्वारा फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण का प्रपोजल पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य यही है कि चिकित्सीय आत्मनिर्भरता, प्लाज्मा आधारित दवा निर्माण करना, प्रदेश में दवा उद्योग की संभावनाओं को पूरा करना, और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश में 1200 एकड़ जमीन चिन्हित की जाएगी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश ने एक बड़ी योजना का शुभारंभ किया है। निश्चित रूप से ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बजट 2020-21 में घोषित की गई थी। तो इसका नाम रखा गया है कौशल सतरंग योजना। जब ये घोषित की गई थी उस समय इस योजना का नाम जो है नहीं दिया गया था, तो इसका नाम अब दे दिया गया है कौशल सतरंग योजना। नाम में जुड़ा है कौशल, यानी ये जो है स्किल डेवलपमेंट से संबंधित योजना है। तो इसका डिटेल समझते हैं। इस योजना का लक्ष्य युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना तथा उन्हें स्वावलंबी बनाना है। IIT कानपुर तथा लखनऊ यानी दोनों IITs के साथ मिलकर जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार का MOU हुआ है। कौशल सतरंग योजना में 7 योजनाएं समाहित हैं, जो कि कौन कौन सी हैं ये हम देखते हैं। पहला, सभी विभागों की स्वरोजगार योजनाओं को CM युवा हब के तहत एकीकृत किया जाएगा, क्योंकि पहले से ही मुख्यमंत्री युवा हब एक योजना चल रही थी। तो जितने भी विभाग हैं उनकी स्वरोजगार योजनाएं हैं उनको एक प्लेस पे ले आएंगे। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत किसी भी उद्योग में अप्रेंटिस करने पर युवक को 2500 रुपये मानदेय सरकार देगी। यानी अगर आप प्रशिक्षित हैं, तो आप जो है अप्रेंटिस करने जा रहे हैं किसी भी उद्यम में, किसी भी इंडस्ट्री में, तो आप वहाँ पर काम भी सीखेंगे, काम करेंगे भी, साथ में जो है 2500 रुपये मानदेय भी सरकार आपको देगी, जिसकी घोषणा हुई थी बजट में। जिला कौशल विकास योजना DM की अध्यक्षता में गठित कमेटी तैयार करेगी। युवाओं को पंजीकरण किया जाएगा। जिला कौशल विकास योजना शुरू करने के लिए सभी जिलों में 2-2 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी। ब्लॉक स्तर पर कौशल पखवाड़ा आयोजित होगा, जिसके लिए प्रत्येक ब्लॉक को 25-25 हजार रुपये मिलेगा। और अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी आरोग्य मित्र तैनात किए जाएंगे। ये कुछ नई व्यवस्था की जा रही है कि वहां पर आरोग्य मित्र नामक एक नई पोस्ट जो है होगी, तथा आरोग्य मित्रों और गौपालकों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जिसको RPL कहते हैं, इसके तहत परंपरागत उद्योगों से जुड़े कारीगरों का प्रमाणीकरण, यानी उनका भी सर्टिफिकेशन किया जाएगा।
और रोजगार दिलाने हेतु 3 प्लेसमेंट एजेंसी के साथ इसमें एमओयू किया गया है। यानी उत्तर प्रदेश में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना और विशेषकर स्किल्ड रोजगार जो है उसके लिए जो है ये कौशल सतरंग योजना जो है शुरू की गई है। आगे चलते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के ASQ की चौथी तिमाही रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो है एयरपोर्ट की क्वालिटी को जज करने वाला जो है एक पैरामीटर है। इसमें चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि लखनऊ का हवाई अड्डा है, इसको दूसरा स्थान मिला है पूरे देश में। और पहले स्थान पर कौन है? रांची है, झारखंड का रांची। लखनऊ एयरपोर्ट को 4 श्रेणियों में सबसे बेहतर माना गया, यानी जो उसमें कई सारी श्रेणियां होंगी उसमें 4 में लखनऊ को बेहतर माना गया है। लेकिन अगर आपसे ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाएगी तो लखनऊ का एयरपोर्ट जो है पूरे देश में 2nd प्लेस पे आया है। कस्टमर सर्विसेज, एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसको पहला स्थान मिला है। आगे चलते हैं। लगातार 3 वर्ष तक मुख्यमंत्री कार्यकाल भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री का एक रिकॉर्ड बन गया है, क्योंकि भाजपा के मुख्यमंत्री जो है कोई भी ऐसा अब तक नहीं हुआ है जिसने लगातार 3 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार में भाजपा सरकार के उत्तर प्रदेश में लगातार सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। उनकी सरकार के 18 मार्च 2020 को 3 साल पूरे हो चुके हैं। गोरखपुर से भाजपा के सांसद योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के। इससे पहले कल्याण सिंह ने 2 कार्यकाल का सबसे अधिक समय बिताया था, तो वो कल्याण सिंह जी के नाम जो है रिकॉर्ड था। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग वृद्धावस्था पेंशन के तहत जून जुलाई की अग्रिम पेंशन राशि को ऑनलाइन बैंक खातों में देगा। तो इसका उद्देश्य आप समझ ही गए होंगे कि ये जो कोरोना महामारी संकट चल रहा है, इसीलिए जो है एडवांस में जो है ये पेमेंट जो है कर दिया जाएगा। और वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 1000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान जो 2 महीने के लिए किया जाएगा। प्रदेश में 50 लाख से अधिक पंजीकृत वृद्ध लोग हैं जिनको जो है ये जो है वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा माइग्रेशन कमीशन का गठन किए जाने की निर्देश दिए गए हैं। अब ये माइग्रेशन कमीशन कहाँ से आ गया? ये भी कोरोना संकट के ही कारण आया है कि जो लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहे हैं उनका अब रिकॉर्ड रखा जाएगा। अभी क्या हुआ, एकदम से ये नहीं पता चला कि उत्तर प्रदेश के कितने प्रवासी श्रमिक या प्रवासी कारीगर हैं जो बाहर राज्यों में काम करते हैं। ऐसा कोई भी डेटाबेस उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में पास नहीं था, जिसकी वजह से एक जो है अच्छी कार्य योजना नहीं बन पाई कि जो जगह जगह लोग हैं उनको कैसे वापस लाया जाए। तो दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिक कारीगरों के रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा की ये व्यवस्था है। और अब तक कोई अन्य राज्य प्रवासी श्रमिकों को वापस बुलाना चाहती है तो उसे राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये दोनों चीज ही जो है इसमें किया गया है। उत्तर प्रदेश में सैनिटाइजर उत्पादन का भी रिकॉर्ड बन गया। इस बीच उत्तर प्रदेश ने अपनी सारी चीनी मिलों में जो अल्कोहल था उससे जो है सैनिटाइजर का उत्पादन शुरू कर दिया। और ये उत्पादन इतना किया कि जो है दूसरे राज्यों को जो है उन्होंने निर्यात भी कर दिया। तो 30 अप्रैल 2020 तक की अगर हम बात करें तो प्रदेश की 85 इकाइयों में 35,99,242.38 लीटर सैनिटाइजर का उत्पादन किया गया और 14.5 लाख लीटर हैंड सैनिटाइजर की अन्य राज्यों को आपूर्ति की जा चुकी है। अगला बिंदु देखते हैं 59 जो है हमारा क्या है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सोलर कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन हुआ। तो ये नेशनल लेवल का सम्मेलन या कॉन्क्लेव है। ये कहाँ पर आयोजित हुआ? ये लखनऊ में आयोजित किया गया। किसके द्वारा? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा। और यूपी नेडा के सचिव ने इसमें बताया कि 2022 तक 10,700 मेगावाट सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य भी आपको याद होना चाहिए कि कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 10,700 मेगावाट सोलर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। इस कॉन्क्लेव में अनेक सोलर उपकरण एवं वाहन प्रदर्शनियां प्रस्तुत की गई। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2020-21 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य जो है जो बढ़ाया गया था उसका पुनर्निर्धारण किया गया है। अब जो है ये
1925 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से दिया जाएगा। 61वां पॉइंट देखते हैं, स्वयं प्रभा शैक्षिक चैनल। तो ये एक एकेडमिक चैनल है और ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये दूरदर्शन का एक शैक्षणिक चैनल है जिसे प्रदेश सरकार द्वारा ई लर्निंग की दिशा में शुरू किया गया एक प्रयास है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की शिक्षा हेतु विभिन्न माध्यमों जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, दीक्षा ऐप और दीक्षा पोर्टल द्वारा ई कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। अगला अपडेट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही जनसंख्या नियंत्रण नीति को लागू किया जाएगा, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी बनेगी। तो प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि समस्या जटिल होते देख विधानसभा में सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू करने का आश्वासन दिया है। पंचायत चुनाव से पहले इस नीति को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। अब पंचायत की बात चली है तो पंचायत चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने हैं 2020 में। तो अभी जो बताया गया है कि निर्धारित समय पे होंगे, यानी 26 दिसंबर को जो इसका कार्यकाल खत्म हो रहा है तब तक जो है पंचायत चुनाव। नियम तो ये होता है कि कार्यकाल खत्म होने के 6 माह के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। तो अभी कोरोना संकट में भी सरकार का यही प्रयास है कि 26 दिसंबर तक जो है चुनाव करा लिए जाए। 2015 के पंचायत चुनाव के पश्चात 5 वर्षों में 48 जिलों में पंचायतों की सीमा का विस्तार भी हुआ है और 51 जिलों में वार्डों का परिसीमन भी होना है। जबकि 2015 के चुनाव के क्या आंकड़े थे, तो 2015 में जो है कुल पंचायतें उत्तर प्रदेश में कितनी थी, 59,162, जिसमें जो है चुनाव हुए थे और कुल वोटर कितने थे, 11.77 करोड़ वोटर थे। वर्तमान में अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कितनी पंचायतें हैं, तो ये 59,814 है। आप देख सकते हैं कि 5 सालों में जो है वृद्धि हुई है पंचायतों की संख्या में। उत्तर प्रदेश के वर्तमान पंचायती राज मंत्री कौन है, तो ये हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में अब 2 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण होगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। इसमें जो भूमि उपलब्ध कराए गए वो भू राजस्व विभाग इसकी सहायता करेगा और यहाँ पर प्राथमिकता के कुछ क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से, उन क्षेत्रों को प्राथमिकता जहाँ पर व्यक्तिगत शौचालय के स्थान का अभाव है। दूसरा, शौचालय महिलाओं एवं दिव्यांगों के अनुकूल होना चाहिए। फिर एक शौचालय का निर्माण केंद्र सरकार से प्राप्त धनराशि से होगा और दूसरे शौचालय का निर्माण जो है चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया जाएगा। यानी सामुदायिक शौचालय का मतलब क्या हुआ, जो सभी के लिए हो, पब्लिक हो। तो ये 2-2 शौचालय इस तरह से हर ग्राम पंचायत में बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश वन प्रमाणीकरण योजना, ये नई योजना है। अब इसमें क्या नया है, तो प्रदेश सरकार पहली बार वन क्षेत्र के बाहर, यानी वन क्षेत्रों के बाहर भी जो कृषि वानिकी अर्थात किसानों के पेड़ों का भी अब सर्टिफिकेशन करेगी, उनका प्रमाणीकरण करेगी। यानी अब वो भी गिनती करके जो है उनके जो है रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रमाणीकरण फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल व प्रोग्राम इंडोर्समेंट फॉर फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन संस्था के द्वारा किया जाता है। इससे किसानों को पेड़ों की लकड़ी की अधिक मूल्य प्राप्त होगा, क्योंकि जब उनके जो है पेड़ सर्टिफाइड हो जाएंगे तो वो अपने पेड़ों को वन विभाग को बेच सकेंगे। अब किसान वन निगम को पेड़ बेच सकेंगे। उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है, तो उत्तर प्रदेश में वनावरण भी आपको पता होना चाहिए। ये है 14,805.65 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि उत्तर प्रदेश के भूभाग का 6.15% है। ये जो है जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ISFR 2019 उसके अनुसार है। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यानी अभिलेखित वन क्षेत्रफल कितना है, ये जो है 16,582 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 6.88% है। वन क्षेत्र के बाहर कृषि वानिकी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कितना है, तो वन क्षेत्रों के बाहर कृषि वानिकी क्षेत्र यानी जो लूज वन होते हैं, जो किसानों के होते हैं या खाली जगहों पे होते हैं, वो 194 लाख हेक्टेयर है। आगे चलते हैं, अभी एक रिपोर्ट आई थी इस साल के शुरुआत में, उसमें बताया गया था कि गाजियाबाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। तो उसी रिपोर्ट की हम बात करते हैं। वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार गाजियाबाद विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है।
फरवरी 2020 में जारी वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 में विश्व के 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 21 शहर बताए गए हैं कि भारत के हैं। अब इनमें से शीर्ष पर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है। उसके बाद दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी है। अगर राजधानियों की बात करें तो दिल्ली विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। अब दिल्ली का जो है ओवरऑल स्थान क्या है, तो दिल्ली जो है 5वें नंबर पर है सूची में, लेकिन अगर राजधानियों में देखा जाए तो राजधानियों में पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे स्थान पर गाजियाबाद शहर के बाद चीन का होतान शहर है। भारत के 21 प्रदूषित शहर, ये आपके सामने लिस्ट दी हुई है। गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, बंदवारी, लखनऊ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत, जींद, फरीदाबाद, भिवाड़ी, पटना, पलाल, हिसार, कुरैल, जोधपुर और मुरादाबाद, ये सभी इसमें शामिल हैं। अगला अपडेट देखते हैं। लॉयन सफारी का तो आपने सुना ही होगा जिक्र, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, इटावा में है, इटावा के सैफई में है। तो वहीं पर जो है कुछ और जमीन को चिन्हित करके वहां पर जो है भालू, हिरण और चीते की सफारी बनाने का प्रस्ताव जो है उत्तर प्रदेश सरकार तैयार कर रही है। तो भालू, हिरण और चीते की सफारी इटावा उत्तर प्रदेश में बनाने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। इसके लिए 50 हेक्टेयर में भालू, चीता और हिरण की सफारी बनाई जाएगी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको यूपीसीडा कहते हैं, इसने प्रदेश में लैंड बैंक नीति के तहत कितने वर्षों की अवधि में उद्योग स्थापित ना करने पर कार्रवाई करेगा। तो अगर 5 वर्ष तक जो है लैंड बैंक नीति के तहत किसी ने जो है आवेदन किया है, रजिस्ट्रेशन कराया है और उद्योग स्थापित नहीं कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगला अपडेट देखते हैं। प्रवासी श्रमिक, ये भी कोरोना से ही जुड़ा है। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने सरकार के 2 संस्थाओं के साथ एमओयू किया है। कौन कौन से? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तथा राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद उत्तर प्रदेश, जिसको नरडैको कहते हैं, इन दोनों से जो है एमओयू हुआ है। निर्माण क्षेत्र में 5 लाखों को काम जो है आईएए उपलब्ध कराएगा और सेवा क्षेत्र में 2.5 लाख लोगों को काम नरेडैको उपलब्ध कराएगा। दोनों ही संस्थाओं जो है इतना जो है रोजगार देंगी। ज्ञात हो प्रदेश सरकार वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों का स्किल मैपिंग डेटा रिकॉर्ड तैयार करवा रही, जिससे श्रमिकों की मांग, श्रेणीकरण आदि का आकलन किया जा सके। उच्च न्यायालय द्वारा भी उत्तर प्रदेश सरकार से श्रमिकों के पुनर्वास तथा उनको जो है रोजगार देने के लिए नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अगला अपडेट देखते हैं। लखनऊ शहर में सघन वनारोपण हेतु किस देश की विधि को अपनाया जाएगा। तो लखनऊ शहर में प्रायोगिक तौर पर एक जो है नई जो है नीति से, नए तरीके से जो है वनारोपण किया जाएगा और ये है जापान की मियावाकी निधि। तो ये मियावाकी विधि क्या है, इसको जान लीजिए। वन रोपण की मियावाकी विधि में छोटे छोटे स्थानों पर छोटे छोटे पौधे रोपे जाते हैं जो साधारण पौधों की तुलना में तेजी से वृद्धि करते हैं और इससे सघन वन क्षेत्र दिखता है। इस विधि का आविष्कार जापान के वनस्पति शास्त्री डॉक्टर अकीरा मियावाकी ने किया था, जिनके नाम पे इस विधि को नाम दिया गया है। लखनऊ शहर में बड़े बड़े क्षेत्रों वाले पार्कों के अलावा नगर निगमों की खाली जगहों पर भी इसका वनारोपण किया जाएगा। अब जो है अपने वीडियो के अंतिम चरण में हम चलते हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो उपलब्धियां हैं, किन किन चीज़ों में वो शीर्ष स्थान पर है, क्या क्या उपलब्धियां रही हैं पिछले 2-3 साल की, वो जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है जारी किया था। तो उसको हम एक साथ यहाँ पर देखते हैं संक्षिप्त तौर पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान ये किन किन चीज़ों में है। तो गन्ना एवं चीनी उत्पादन में लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान जो है मिला है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीण और शहरी दोनों में 30 लाख से अधिक आवास निर्मित और स्वीकृत कर देश में प्रथम स्थान पे आ गया है। ये जितना भी आप डेटा पढ़ रहे हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है पब्लिश कराया गया था न्यूज़पेपर में, उसी के आधार पर इसको लिया गया है। गेहूं, गन्ना, आलू, हरी मटर, दूध, आम व आंवला के उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे। किसमें? गेहूं, गन्ना, आलू, हरी मटर, दूध, आम व आंवला के उत्पादन में। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण में प्रथम स्थान पे है। उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन के मामले में प्रथम है, कितने दिए हैं? 1.47 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन दिया गया है।
अब MSME यानी छोटे और मध्यम उद्योगों की स्थापना में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। जनधन योजना लागू करने में पहला स्थान है। 10 राज्यों में लागू ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली। ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली क्या है? ये कोर्ट से संबंधित है, अभियोजन प्रणाली है। इसमें भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, जबकि ये केवल देश में 10 राज्यों में लागू है। डीबीटी के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से किसानों को अनुदान यानी सब्सिडी का भुगतान करने के मामले में पहले स्थान पे है देश में। BLC घटक आवास निर्माण तथा अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। सर्वाधिक एथेनॉल उत्पादन में प्रथम स्थान, और देश में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भी ये बन गया। अभी हमने बात की थी सैनिटाइजर की, तो सैनिटाइजर जो आपूर्ति की जा रही है वो एथेनॉल से ही जो है निर्मित होता है। ई चालान व्यवस्था लागू करने में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है देश में। कौशल विकास नीति को लागू करने में देश में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। सौभाग्य योजना में 1,24,00,000 घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देकर पहला स्थान बनाया है उत्तर प्रदेश ने। सर्वाधिक चिकित्सा शिक्षण संस्थानों की स्थापना व संचालन, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई सारे नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, उनकी घोषणा कर दी गई है, तो इसमें भी अग्रणी है ये। इसके अलावा अन्य क्या क्या उपलब्धियां हैं, तो 92,251 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश द्वारा लागू डिजिटल भूमि प्रबंधन को स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन हेतु 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है केंद्र सरकार से। सर्वाधिक तिलहन उत्पादन हेतु 2 करोड़ रुपए का कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था। प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद को जो है राष्ट्रीय पहचान मिली, यानी ODOP जो है पॉलिसी जो है। सड़क व हवाई कनेक्टिविटी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है उत्तर प्रदेश का। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर श्रेणी में उत्तर प्रदेश का चयन हुआ है, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में सर्वाधिक जन भागीदारी हेतु पुरस्कृत किया गया है। औद्योगिकीकरण हेतु भूमि उपलब्धता व आवंटन में शीर्ष 5 राज्यों में ये शामिल हो गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी में राष्ट्रीय स्तर पर 14 निकायों को उत्तर प्रदेश के सम्मानित किया गया है। वृक्षारोपण महाकुंभ में गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड बनाया है। ई मार्केट प्लस योजना, जिसको जेम कहते हैं, जो सरकारी पोर्टल है, इससे खरीदारी की जाती है, तो इस पोर्टल पर जेम टॉप बायर पुरस्कार का जो है किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में द मिलियन फार्मर्स स्कूल योजना चल रही, जिसमें किसान पाठशालाओं का आयोजन करके किसानों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको जानकारी दी जाती है। ये जो है अभिनव पहल मानते हुए इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन द्वारा अन्य देशों में लागू करने की इसको अनुशंसा की गई, यानी उत्तर प्रदेश की जो है इस नीति को, इस योजना को पूरे अन्य देशों को रिकमेंड किया गया है। ई प्रोक्योरमेंट में प्रथम स्थान एवं बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट पुरस्कार। ई टेंडरिंग प्रणाली में 100% कार्यान्वयन हेतु पुरस्कार मिला है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 59 लाख लोगों को बीमा कराने का भी उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। तो ये सभी जो है महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमने आखिरी में देखे। यहाँ से सीधे तौर पे क्वेश्चन आ सकते हैं, खासकर जिन जिन चीज़ों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, पहली उपलब्धि उसने प्राप्त की है, वो जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का संपूर्ण करंट अफेयर्स जो लगभग 4 महीने का था उसको कवर किया। इस वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार रिपीट करके देख लेंगे तो आपको ना नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना जो है इसको रटने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सारे फैक्ट जो है आसानी से याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स।
साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं जिसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो पीडीएफ की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी पीडीएफ जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन, यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी पीडीएफ दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें।